गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे पास में संकुल यौगिकों की समझौता है, आइसोमरिज्म है, उसका हमने डिटेल अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है वीबीटी और वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, यह सिद्धांत मुख्य रूप से इसका जो प्रतिपादक है, सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है लाइनस पॉलिंग। संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संकरण, उनके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने वीबीटी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, स्थायित्व, संकरण एवं ज्यामिति को समझाने के लिए पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने वीबीटी सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि हमारे पास में कोई भी संकुल यौगिक है, उसमें संकरण कौन सा है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसका बंध कोण कैसा है, उसके चुंबकीय कोण कैसे हैं, इन सभी की व्याख्या करने के लिए लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने वीबीटी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हम संयोजी बंध सिद्धांत या संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस सिद्धांत के आधार पे इसकी जो मुख्य अभिधारणाएं हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं हम आगे। वीबीटी सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं। वीबीटी सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं। वीबीटी सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं या अभिधारणाएं। अब इसकी बात करें, हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत को समझने के लिए जो भी हम सेंट्रल मेटल आयन काम में ले रहे हैं उसमें रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होने चाहिए। रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होंगे तो वो लिगेंड के साथ में उपसहसंयोजी बंध बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास में दिया गया संकुल है उसकी समन्वय संख्या कितनी है। समन्वय संख्या और संकरण की जो हमारे पास में संकृत कक्षक हैं उसके आधार पे हम उसके संकरण और उसकी ज्यामिति की व्याख्या करते हैं। यानी कि हमारे पास में जो दिया गया संकुल यौगिक है उसकी समन्वय संख्या कितनी है, समन्वय संख्या 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, उसी के आधार पे उसकी ज्योमेट्री बनती है, उसका बंध कोण होता है, उसमें संकरण होता है, उसकी आकृति को हम देख सकते हैं। उन सभी के लिए हमें समन्वय संख्या व संकृत कक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन अपने
सेंट्रल मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके पास में रिक्त कक्षक क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उन रिक्त कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके उनके साथ में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास में कितने बॉन्ड उसके साथ में जुड़ रहे हैं, उसकी आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी, चतुष्फलकीय होगी, वर्गाकार समतलीय होगी या अष्टफलकीय होगी। साथ में हमारे पास ये भी देखते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन के आंतरिक डी कक्षक, देखो आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक यानी कि n-1 डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं या बाह्यतम n डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके आधार पर उनमें संकरण देखा जाता है। यदि अष्टफलकीय संरचना के अंदर n-1 डी कक्षक काम में लिए जाते हैं तो वहाँ पे संकरण होता है D2sp3 अष्टफलकीय संकुलों में। और यदि हमारे पास में बाह्यतम डी कक्षक संकरण में प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ sp3d2 संकरण होता है, यानी कि sp3d2 संकरण होता है। साथ में हम देखते हैं कि हमारे पास में संकरण आने के पश्चात हमने उसमें लिगेंड की प्रबलता व दुर्बलता देखते हैं कि वहाँ पे लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। अगर प्रबल लिगेंड है तो हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। युग्मन होने के बाद में यदि हमारे पास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। युग्मित अवस्था में होने पर, युग्मित अवस्था में होने पर, युग्मित अवस्था में होंगे या पेयर्ड अवस्था में होंगे, उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय गुण उसमें कौन से होंगे, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन यौगिक होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनको हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं वो कैसा होगा, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। जो अणुचुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में जो संकरण है, संकरण की कि हमारे पास में वो निम्न चक्रण संकुल है या हमारे पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हम उसकी भी व्याख्या, उसके बारे में डिटेल से व्याख्या हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। और इसके साथ में हमारे पास में जो लिगेंड, कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, उसकी डिटेल व्याख्या हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पे नहीं कर सकते, ये इसकी कमियां हैं। अब हम इसकी जो अवधारणाएं अभिधारणाएं हैं उनको हम देखते हैं एक एक को। सबसे पहली अवधारणा है कि सेंट्रल मेटल आयन के, पहली अवधारणा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त डी कक्षक, आयन के डी कक्षक रिक्त होने चाहिए। रिक्त होंगे तो ही तो वो क्या करेंगे, हमारे पास में लिगेंड है, उस लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को वो आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। पहला हमारे पास में इसकी अवधारणा है कि जो भी हमारे पास में संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु है, उसके जो डी कक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए, खाली होने चाहिए, कि ताकि उनमें आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड या दाता परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ग्रहण कर सके। दूसरी भी धारणा है कि सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था के अनुरूप,
अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिससे सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं जो संकरण में भाग लेकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे पास में कौन सा संकृत कक्षक है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास में जो संकृत कक्षक है हमारे पास में सामान्य संख्या आ जाएगी, और सामान्य संख्या देखने के बाद में हमारे पास में जो संकुल यौगिक है उसकी ज्यामिति कैसी है हम उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिधारणा है, ये रिक्त डी कक्षक दाता परमाणु या लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी ज्यामिति ठीक है निर्माण करते हैं, जिससे सेंट्रल मेटल आयन व लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंध के जुड़ने से एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे हमारे पास में देखते हैं कि हमारे पास में सामान्य संख्या 2 हो या सामान्य संख्या 3 हो 4 हो तो उसमें किस प्रकार हमारे पास में उसका क्या एग्जाम्पल होता है, उसमें संकरण कौन सा है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, उनको देखते हैं। ये हमारे पास में मुख्य 3 अभिधारणाएं हो गई हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन के पास में क्या होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर रिक्त डी कक्षक अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिससे सेंट्रल मेटल आयन में रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जो संकरण में भाग लेकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब आपके पास में खाली कक्षक अवेलेबल हो गए हैं, उन खाली कक्षकों के अंदर जो लिगेंड है या दाता परमाणु है अपने लोन पेयर डोनेट करके उनके साथ में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य बॉन्डिंग होगी तो एक आपके पास में एक ज्यामिति बनेगी। उस ज्यामिति क्या कर जो आपके पास ज्यामिति है वो एक निश्चित ज्यामिति होती है, जो हम कह सकते हैं हमारे पास में कि सामान्य संख्या 6 है तो हमारे पास में ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, सामान्य संख्या 4 है तो वो चतुष्फलकीय है या वर्गाकार समतलीय हो सकता है। यानी कि समन्वय संख्या और समन्वय संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ज्यामिति उसकी ज्यामिति
क्या होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक टेबल के द्वारा हम इन सब की व्याख्या करते हैं। एक सारणी बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास में होगा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, फिर हमारे पास में समन्वय संख्या के साथ में होता है संकरण, और संकरण के बाद में होता है उसकी ज्यामिति, और ज्यामिति के बाद में उदाहरण। एग्जाम्पल, समन्वय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। संकरण को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ज्यामिति को कहते हैं ज्योमेट्री। और दो एग्जाम्पल हम इसको इजी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास में समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या हमारे पास में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 6 हो सकती है। इन सभी का हम अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पे समन्वय संख्या 2 होती है तो उसमें संकरण होगा SP। ठीक है, समन्वय संख्या 3 होती है, वहाँ पे संकरण होता है SP2। समन्वय संख्या 4 है तो संकरण SP3 भी हो सकता है और DSP2 भी हो सकता है। समन्वय संख्या 5 है, इसमें संकरण हो सकता है SP3D हो सकता है या DSP3 भी हो सकता है। अगर समन्वय संख्या 6 है तो संकरण हो सकता है SP3D2 या D2SP3। यानी कि संकरण डिपेंड करता है समन्वय संख्या पर, और समन्वय संख्या कम से कम संकरण में कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास में समन्वय संख्या 2 होगी, यानी आपके पास में कम से कम जो लिगेंड है वो अपने सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कम से कम 2 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में sp संकरण है, इसकी आकृति होती है लीनियर, रेखीय। ठीक है, अगर sp2 संकरण है उसकी आकृति होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। कह सकते हैं समतल, समतलीय या समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय। sp3 संकरण होगा, उसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और ये वाली हो उसकी होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। sp3D2 संकरण है, इसमें होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनल, बाई या डाई पायरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, sp3D2 संकरण है, इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और इसकी भी आकृति होती है अष्टफलकीय,
और इसको भी हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर समन्वय संख्या 2 है उसमें sp संकरण होगा, समन्वय संख्या 3 है उसमें sp2 संकरण होगा, और समन्वय संख्या 3 है उसमें समन्वय संख्या 4 है उसमें sp3 संकरण होगा, और समन्वय संख्या 4 में 2 संकरण हो सकते हैं sp3 और dsp2। sp3 संकरण होता है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, और dsp2 संकरण में आकृति होती है वर्गाकार समतलीय। sp3d या dsp3 है, इसमें आपके पास में जो आकृति है वो होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, sp3d2 में होती है अष्टफलकीय, और d2 sp3 है इसमें होती है अष्टफलकीय। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। AgNH32 प्लस, या हम दूसरा एग्जाम्पल देखें इसमें AgCN2 माइनस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HgI3 माइनस, और चतुष्फलकीय है इसमें आपके पास में संकरण हो जाएगा NiCl4 माइनस 2 NiCO4। और वर्गाकार समतलीय है इसमें आपके पास में NiCN4 माइनस 2, और इसमें संकरण हो जाएगा FeCO5 प्लस 2, और इसमें संकरण हो जाएगा COF6 माइनस 3 CONH3 प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत के अंदर इनकी जो समन्वय संख्या यदि हमें ज्ञात हो तो समन्वय संख्या के आधार पर हम उनका संकरण, उनकी ज्यामिति और उनके एग्जाम्पल की हम व्याख्या कर सकते हैं। इनमें हमारे पास में देखो AgNH3 में समन्वय संख्या 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास में नेक्स्ट अभिधारणा हम देखें क्या है, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद में आगे वाली अभिधारणा हम लिखते हैं। अगर इनकी ज्योमेट्री भी बनाना चाहें तो हमारे पास में रेखीय संरचना क्या होती है। ये हमारे पास में कोई लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड है, रेखीय संरचना हो जाती है। इसमें हमारे पास में ये मेटल और ये हमारे पास में लिगेंड, ये वाली संरचना है चतुष्फलकीय वाली। इसमें हमारे पास में क्या होता है, मेटल, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और लिगेंड, इनको हम मिला देते हैं। ये हमारे पास में है टेट्राहेड्रल TD, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास में लीनियर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है। नेक्स्ट बात करें उसमें हमारे पास में क्या होगा, बीच में सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारे पास में लिगेंड है और इन लिगेंड को मिला देंगे ऐसे। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना हो जाएगी। फिर हमारे पास में बात करते हैं हम अष्टफलकीय संरचना की। अष्टफलकीय संरचना के अंदर ये हमारे पास में मेटल है, ये लिगेंड है,
ये हमारे पास में अष्टफलकीय संरचना हो जाएगी। ठीक है। sp संकरण रेखीय, इसका एग्जांपल AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है। फिर हमारे पास में sp2 का संकरण का ये एग्जांपल हो जाएगा, जिसकी समन्वय आपके पास में कितनी है, 3 है। sp3 में 4 है, dsp2 में भी 4 है। sp3d या dsp3 में हमारे पास में जो समन्वय संख्या कितनी है, 5 है। sp3d2 या d2sp3 में हमारे पास में संकरण कितना है, 6 है। इनके पास में जो समन्वय संख्या कितनी है, हमारे पास में 6 है, और समन्वय संख्या 6 होगी तो अष्टफलकीय संरचना वहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगी। नेक्स्ट अभिधारणा हम देखते हैं कि संकरण के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के आंतरिक डिकक्षक भाग लेते हैं या बाह्यतम डिकक्षक भाग लेते हैं, हम उन सब का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है संकरण में केंद्रीय धातु आयन के आंतरिक कक्षक n-1 आंतरिक कक्षक n-1d कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल और इंग्लिश में हम कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास में आंतरिक डिकक्षक कब प्रयुक्त हो सकते हैं, जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। उस कंडीशन में हमारे पास में संकरण के अंदर आंतरिक रिक्त डिकक्षक भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इनको हम निम्न चक्रण संकुल के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पास में नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ये ग्लेस्पी और नाइहोम। नेक्स्ट है संकरण में केंद्रीय धातु आयन के बाह्यतम कक्षक या बाह्यतम डी कक्षक को लिख सकते हैं आप ND प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल इंग्लिश की बात करें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अभिधारणा है कि सेंट्रल मेटल आयन में हमारे पास में यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ने के पश्चात यदि सेंट्रल मेटल आयन के
सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं तो वह धातु आयन प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन गुण प्रदर्शित करता है। संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ने के पश्चात यदि सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं तो धातु आयन प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ने के पश्चात यदि सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो धातु आयन अनुचुंबकीय एवं रंगीन गुण प्रदर्शित करता है। संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जब लिगेंड जुड़ता है तो लिगेंड जुड़ने के पश्चात सेंट्रल मेटल आयन के जो डी कक्षक हैं वो एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो धातु आयन अनुचुंबकीय तथा रंगीन गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास में इसके जो हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत हैं ये इसकी मुख्य अभिधारणाएं हैं जिनको हम दोबारा से एक बार रिपीट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, उसके पास में रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होंगे तो उनमें लिगेंड अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकेगा और डोनेट करने के बाद में वहाँ पे आसानी से उपसहसयोजक बंध का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के पास में डी कक्षक नहीं है उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, जिससे रिक्त कक्षक क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उन रिक्त कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करने के पश्चात कितने लोन पेयर डोनेट करता है, उसी के आधार पे हमारे पास में उसकी समन्वय संख्या आती है। यदि सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड
अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहाँ पे समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यदि वह 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है। फिर आपके पास में समन्वय संख्या और जो संकेत कक्षक है उनके आधार पर उनकी ज्यामिति निश्चित की जाती है कि हमारे पास में कौन सा संकरण है, उसकी ज्यामिति क्या होगी। ठीक है। जैसे हमारे पास में समन्वय संख्या 2 है, उसमें sp संकरण होगा और sp संकरण की आकृति लीनियर होती है। उसके हम एग्जाम्पल की बात करें AgNH3 का होल ट्वाइस और चार्ज प्लस। ठीक है। दूसरा हमारे पास में sp2 संकरण है जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जिसकी हम आकृति की बात करें तो हमारे पास में समतल त्रिभुज है, उसकी ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल 120 का होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम बात करें HgI3 और आवेश माइनस। ठीक है। फिर हमारे पास में समन्वय संख्या 4 के ऊपर 2 प्रकार के संकुल यौगिक बन सकते हैं, यानी कि उनकी 2 प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। एक हो सकती है चतुष्फलकीय और दूसरी होती है वर्गाकार समतलीय, यानी कि संकरण वहाँ पे समन्वय संख्या पर 2 प्रकार का संकरण देख सकते हैं, sp3 संकरण और dsp2 संकरण। sp3 संकरण के अंदर हमारे पास में आंतरिक डिकक्षक वहाँ पे संकरण में भाग नहीं लेते हैं, जबकि dsp2 संकरण के अंदर n-1 डिकक्षक संकरण में भाग लेते हैं। वो डिपेंड करता है प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड पर। फिर नेक्स्ट आता है समन्वय संख्या 5 हो। समन्वय संख्या 5 होने पर, समन्वय संख्या 5 होगी उस कंडीशन में हमारे पास में जो आकृति है वो होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। और उसका एग्जांपल हम FeCO5 जो हमारे पास में जो पेंटाकार्बन वाला है आयरन के साथ में, उसका हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में समन्वय संख्या 6 हो तो वहाँ पे 2 प्रकार का संकरण होता है, sp3d2 या d2sp3। ठीक है। और हमारे पास में VBT में मुख्य रूप से हमारे पास में समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक है, उनका एग्जाम्पल देखा जाता है। और परीक्षा में क्वेश्चन भी इसका बहुत बार आया हुआ है कि VBT सिद्धांत के आधार पर इस संकुल यौगिक की ज्यामिति, संकरण, बंधगुण, इसकी ज्यामिति, बंधगुण और इसकी जो स्थायित्व है, इसका या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, उसका VBT सिद्धांत के आधार पर इसका वर्णन करो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। आगे है नेक्स्ट अभिधारणा, संकरण में केंद्रीय धातु आयन के आंतरिक यानी कि n-1 डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, उस कंडीशन में आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। यानी कि संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसे कहते हैं हम आंतरिक कक्षक संकुल। और यदि संकरण में बाह्यतम डी कक्षक भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्यतम डी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे पास में है संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जब लिगेंड अपने बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड उनके बॉन्डिंग होने के पश्चात यदि सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जोड़े में रहते हैं, युग्मित अवस्था में रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। यानी डायमैग्नेटिक होगा और उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा और वो कैसा होगा, रंगहीन होगा, यानी कलर लेस प्रकृति का होगा। फिर बात करते हैं यदि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड में बॉन्डिंग होने के पश्चात, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य बॉन्डिंग होने के पश्चात यदि सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन के अंदर उसका जो गुण होता है वो होता है अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म होता है। और जो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है। और उस कंडीशन में वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कलरफुल होते हैं, यानी रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। अब जो आपने VBT सिद्धांत के आधार पे जो आपने देखा, इन सबको हम एक चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उनको हम समझाएं। अष्टफलकीय संकुल की बात करें, इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक साइड में हम ले लेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनको हम हिंदी में बात करें, इनको हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, इन्हें कहते हैं बाह्यतम कक्षक संकुल। अब बात करें इनके अंदर संकरण की, अष्टफलकीय संकुल में, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण कौन सा होगा? संकरण की बात करते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल में संकरण होता है D2sp3, D2sp3 संकरण होता है। बाह्यतम कक्षक संकुल में संकरण होता है sp3d2। अष्टफलकीय संकुलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें हम, बॉन्ड एंगल, दोनों में ही बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री की बात करें कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी हमारे पास में कैसा है? अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी हमारे पास में कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है। और इनकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो आंतरिक कक्षक संकुल है, ये हमारे पास में होगा। ये डिपेंड करता है हमारे पास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो या इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास में नाइहोम, ग्लेस्पी और नाइहोम, अकॉर्डिंग टू नाइहोम के अनुसार आंतरिक कक्षक संकुल है, इसको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको कहते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हिंदी की बात करें, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, इसको कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। ठीक है। अब हमारे पास में जो ऑर्गल वैज्ञानिक है उसकी बात करें, ऑर्गेल के अनुसार बात करें हम, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेल के अनुसार हमारे पास में जो D2sp3 संकरण होता है उसमें हमारे पास में डेल ओ ग्रेटर देन पाई, और यहाँ पे हमारे पास में होता है डेल ओ लेस देन पाई। ठीक है। इसको अपन कहते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, चक्रण मुक्त संकुल, और ये हमारे पास में स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू ऑर्गेल और ये नाइहोम के अनुसार है। ये हमारे पास में जो वीबीटी सिद्धांत है वो बताता है कि हमारे पास में संकरण क्या है, उसकी ज्यामिति क्या है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, और साथ में वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। यह केवल उनके मात्रात्मक गुणों की व्याख्या नहीं करता कि हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, कैसा होगा, उसकी व्याख्या ये नहीं करता है। ये रंगीन होता है, लेकिन रंगीन क्यों होता है उसकी व्याख्या ये नहीं करता है। उन सब की व्याख्या हम CFT सिद्धांत के आधार पर करते हैं। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है
वीबीटी सिद्धांत के जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीबीटी सिद्धांत, वीबीटी के स्थायित्व के सिद्धांत। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपके पास में जो लो स्पिन है, लो स्पिन में हमारे पास में n-1 डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में n डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, यानी आपके पास में यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D2 पहले आता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन मैक्सिमम कब होती है? जब हमारे पास में प्रबल लिगेंड क्षेत्र हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हमारे पास में लिगेंड हो और वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो, उस कंडीशन में हमारे पास में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वीबीटी सिद्धांत के स्थायित्व की व्याख्या। वीबीटी सिद्धांत के स्थायित्व, वीबीटी के स्थायित्व के प्रमुख सिद्धांत निम्न है कि हमारे पास में जो वीबीटी है उसमें संकुल यौगिक है वो किस प्रकार स्टेबल होते हैं, उनकी व्याख्या हम यहाँ पे करें तो मुख्य रूप से हमारे पास में यहाँ पे दो सिद्धांत हैं। पहला हमारे पास में है वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। पहला है वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत, उदासीनता का सिद्धांत। न्यूट्रोलिटिटी का थ्योरी, यानी न्यूट्रोलिटिलिटी थ्योरी, वैद्युत इलेक्ट्रो न्यूट्रोलिटी। दूसरा हमारे पास में है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन या बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन और पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन। पहले हम बात करते हैं वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इलेक्ट्रो न्यूट्रोलिटी थ्योरी। वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। कोई भी हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, उस सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक में लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और दान करने के बाद में वहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कैसा होता है, धनावेशित होता है। उसको लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी कि उसको वह अपने ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको डोनेट कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल आयन का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन अपने ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए या उदासीन करने के लिए वह बढ़े हुए आवेश को या बढ़े हुए आवेश घनत्व को, बढ़े हुए आवेश घनत्व को जो भी हमारे पास में परमाणु जुड़े हुए हैं उनमें उन आवेश का समान वितरण कर देता है, जिससे हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो उदासीन हो जाता है और इस स्थिति के अंदर सेंट्रल मेटल आयन का स्थायित्व बना रहता है। और सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में स्थायी होगा तो कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास में क्या होगा, स्थायी होता है। इसे कहते हैं हम वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ठीक है, दोबारा समझे हमारे पास में इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी थ्योरी क्या होती है। कोई भी हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक में लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक है, दान करने के पश्चात सेंट्रल मेटल आयन पर उसके आवेश घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। और सेंट्रल मेटल आयन का आवेश घनत्व बढ़ने पर, सेंट्रल मेटल आयन का आवेश घनत्व बढ़ने पर सेंट्रल मेटल आयन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। सेंट्रल मेटल आयन अपने ऋणावेश को उदासीन करने के लिए बढ़े हुए
आवेश घनत्व को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए वापस बढ़े हुए आवेश को जुड़े हुए सभी परमाणुओं में समान वितरण कर देता है, जिससे सेंट्रल मेटल आयन पर पुनः हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है वो पुनः उदासीन हो जाता है। ठीक है, यानी ये वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखें। वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत ठीक है, जब सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षकों में लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन का आवेश घनत्व में वृद्धि होती है, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल मेटल आयन के स्थायित्व में कमी आती है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन अपने आवेश को, अपने बढ़े हुए आवेश घनत्व को संतुलित करने के लिए सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े परमाणुओं को समान रूप से आवेश का वितरण करता है, तो सेंट्रल मेटल आयन वापस पुनः उदासीन हो जाता है। ये हमारे पास में जो उसका आवेश है पुनः पहला पॉजिटिव वो भी है उस आवेश में आ जाता है, उदासीन हो जाता है। इसे वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत कहते हैं। वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत कहते हैं। जब सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त डी कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति के अंदर सेंट्रल मेटल के ऊपर ऋणावेश या आवेश घनत्व में वृद्धि होने से सेंट्रल मेटल आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, हर कंडीशन में स्टेबल होता है। अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए या बढ़े हुए आवेश घनत्व को बैलेंस करने के लिए बढ़े हुए आवेश घनत्व को वापस
जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए परमाणु हैं उनमें समान वितरण कर देता है, जिससे वापस क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसे वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें FeH2O6, इस संकुल में देखें तुम्हारे पास में Fe+3 कंडीशन में यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ये हमारे पास में Fe है, ये हमारे पास में एक, यहाँ पे इसकी जो समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है, और H2 ठीक है। अब हमारे पास में ये लिगेंड है, अब ये लिगेंड अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेंगे। उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल आयन पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर आवेश घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऋणावेश यहाँ पे बढ़ेगा, ऋणावेश यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे पास देखो, यहाँ पे +3 है, ये बैलेंस होकर आपके पास कितना जाएगा, -3 हो जाएगा। Fe -3 हो जाएगा। अब Fe -3 होने पे क्या होगा, अपने बढ़े हुए आवेश घनत्व को बैलेंस करने के लिए यह समान रूप से अपने जो बढ़े हुए आवेश है उनको वापस परमाणुओं में वितरण कर देता है, जिसके कारण हमारे पास में इसका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन पर हमारे पास में आवेश कितना था, +3 आवेश था। ठीक है, धनावेशित हमारे पास में Fe+3 में ये प्रेजेंट है। लेकिन जब यह 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, यानी आपके पास में ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे आवेश क्या होगा, जो +3 था वो -3 हो जाएगा। और कभी भी हमारे पास में Fe -3 कंडीशन के अंदर सेंट्रल मेटल आयन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, उसकी कभी भी स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं होगी। वह खुद को स्टेबल बनाए रखने के लिए, वापस क्या करेगा, जो बढ़ा हुआ आवेश है उस बढ़े हुए आवेश को वापस क्या करता है, इसको समान रूप से इन परमाणुओं को वितरण कर देता है, जिसके कारण सेंट्रल मेटल आयन पुनः उदासीन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम अन्य और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इसकी ज्योमेट्री बना के हम कह सकते हैं हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन Fe था, इसकी हमारे पास में Fe+3 के अंदर ये प्रेजेंट था। ठीक है, सामान्य संख्या 6 होने पर अष्टफल की संरचना का था, यानी सेंट्रल मेटल आयन की ओर 6 लिगेंड क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। ये 6 लिगेंड इसके साथ में 6 उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस स्थिति के अंदर Fe के ऊपर आपके पास में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने पर इस सेंट्रल मेटल आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और सेंट्रल मेटल आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, उस कंडीशन में यह खुद को वापस बैलेंस करने के लिए बढ़े हुए आवेश को वापस क्या करेगा, समान रूप से इन पर वितरण कर देगा, और वितरण करने पर हमारे पास में आवेश क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं वैद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे पास में कहता है कि वीबीटी सिद्धांत के आधार पर सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। और वीबीटी सिद्धांत मुख्य रूप से सेंट्रल मेटल आयन को अधिक महत्व देता है। ठीक है, और इसी के आधार पे बता सकते हैं कि हमारे पास में Fe यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। दूसरा हमारे पास में है पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन या बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।